प्रिय विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल। आधुनिक काल में अपन ने बात की भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में। आज अपन बात करते हैं द्विवेदी युग। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इसे सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण, जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नव जागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति एवं नीरस तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहृत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमामंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत को महान सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा, संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, एक दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक ओर तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। हिंदी नवजागरण और सरस्वती। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नव जागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्रोत्थान, स्वदेशाभिमान की भावनाएं जागृत होने लगी। भारतेंदु युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ, वहीं द्विवेदी युग में ये पल्लवित एवं विकसित हो गई।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसलिए हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण माना है। इस नवजागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त प्रभा मर्यादा पत्रिका को भी ये श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ तथा सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण लेकर इस बात को पुष्ट किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी से प्रेरणा लेकर तथा उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए, जिनमें प्रमुख रूप से मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल सनेही और लोचन प्रसाद पांडे आदि। यही नहीं अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु एवं शैली प्राचीन पद्धति पर थी। अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा शंकर तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेशानुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण है। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। अब परंपरागत छंद प्रयोग के साथ साथ संस्कृत के वर्णवृत्तों का प्रयोग भी कवि गण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों की एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षिता उर्मिला को महत्व देने हेतु साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। जैसे करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और काव्य प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण की भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय काव्यधारा, द्विवेदी युग की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उसमें मैथिली शरण गुप्त एवं राष्ट्रीय जो काव्यधारा है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भारती एवं साकेत जैसी यशस्वी कृतियों के रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में 1886 ईस्वी में
तथा निधन 1964 ईस्वी में हुआ। वे हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं। भारत भारती का प्रकाशन सन 1912 ईस्वी में हुआ, जिसमें भारत के अतीत गौरव का गान है। गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना इस कृति में पूर्णतः मुखरित हुई है। भारत भारती की रचना का एक नमूना यहाँ उद्धृत है। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की काली माँ को भेंट दो। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयस की काली माँ को मेट दो। निज देश को जीवन सहित तन मन तथा घन धन भेंट दो। मैत्रेय गुप्त ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागृति और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए अपनी रचनाओं से जन जन को प्रेरित करने का स्तुत्य प्रयास किया, प्रशंसनीय कार्य किया। गुप्त जी ने लगभग 40 कृतियाँ लिखी, जिनमें प्रमुख रूप से जयद्रथ वध है, भारत भारती है, पंचवटी है, झंकार है, साकेत है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, विष्णुप्रिया। इनके अतिरिक्त गुप्त जी की अन्य रचनाएं रंग में भंग है, सिद्धराज है, पद्य प्रबंध है, वैतालिक किसान। इन्होंने हिंदी नाटक भी लिखे, जिनके नाम हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनग। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, जिसके नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन विशद रूप से किया गया है। ये उनकी मौलिक उद्भावना है, क्योंकि उर्मिला रामकथा का उपेक्षित पात्र रही है। 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप दिखाकर भी गुप्त जी ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। यशोधरा गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित काव्य ग्रंथ है, जिसमें नारी की वेदना मुखरित हुई है। गुप्त जी ने नारी की व्यवस्था को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। राष्ट्रीय काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं, उनमें द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ नाथुराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी, रायदेवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम तथा भारत के अतीत गौरव का गान किया गया है। नाथुराम शर्मा शंकर की निम्न पंक्तियों में देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दी गई है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों की प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कविताओं में भी देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का सुर विद्यमान है। जैसे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नीरा है और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के भव्य चित्र अंकित किए हैं। जैसे, देखो हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था। राष्ट्र प्रेम की ये भावना तत्कालीन विदेशी शासन के विरुद्ध एक संग्राम का सूत्रपात करने का प्रयास था। शायद इसी कारण सरकार ने भारत भारती को जब्त कर लिया। गुप्त जी ने मातृभूमि में ही प्रभु के दर्शन किए हैं। करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। रामनरेश त्रिपाठी ने स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करते हुए नवयुवकों को देश पर प्राण न्यौछावर करने का संदेश निम्न पंक्तियों में दिया। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्रेम निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए, द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियों में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेशाभिमान की अभिव्यक्ति हुई है। इति वृत्तात्मकता द्विवेदी युग काव्य की ये एक बहुत ही प्रमुख प्रवृत्ति है। इति वृत्तात्मकता प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है।
खंड काव्य महाकाव्य अधिक लिखे गए हैं। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख महाकाव्य हैं। नैतिकता एवं आदर्शवाद, श्रृंगार भावना का विरोध हुआ। देखिए, पहली जो विशेषता है वो राष्ट्रीयता की भावना है, दूसरी है इतिवृत्तात्मकता, तीसरी है नैतिकता एवं आदर्शवाद। श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है। अगली जो विशेषता है प्रकृति चित्रण, उसमें श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी रचनाओं में किया। सामाजिक समस्याओं का चित्रण, इसमें छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया है। अनुदित रचनाएं, इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गई हैं। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए हैं। काव्य रूपों की विविधता, एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हो गया था। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, द्विवेदी युग की यह विशेषता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। छंदों की विविधता, काव्य में प्राचीन छंदों जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलियों के साथ साथ संस्कृत वर्ण वृत्तों, हरिगीतिका, उपेंद्रवर्जा, इंद्रवर्जा, शार्दुल, विक्रीडित, तांटक, तोटक आदि का प्रयोग भी किया गया। देखिए, द्विवेदी युग की जो अपन ने काव्य प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से चर्चा की, तो द्विवेदी युग का महत्व, हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया है तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया है। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्विवेदी युग की महती जो उपलब्धि है, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य, ब्रजभाषा के सुकवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जा सकती है। देखिए, अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे छायावाद की।